नमस्ते। सुन लो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है चैप्टर 32 सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस, यानी सामाजिक परिवर्तनों का क्रम। ये चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास को, खासतौर पर सामाजिक विकास को समझने के लिए कुछ जरूरी है। यूपीएससी का एक कोर टॉपिक है ये। बिल्कुल। और आज हम इसी चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। हमारा मिशन यही है कि इस अध्याय की पूरी यात्रा को समझें। कैसे भारतीय समाज अपनी आदिवासी शुरुआत से एक जटिल श्रेणीबद्ध संरचना तक पहुंचा। प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस के आंसर्स दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब श्रोताओं को सामाजिक चरणों की एक स्पष्ट समझ मिलेगी, जैसे आदिवासी, फिर कृषि, वर्ण व्यवस्था का आना और फिर सामंती व्यवस्था का उदय। और हम ये भी देखेंगे कि इन बदलावों के पीछे कारण क्या थे। तकनीक जैसे कि लोहा, बदलता आर्थिक आधार, राजनीतिक जरूरतें, ये सब कैसे जुड़े हुए थे। और कोशिश यही रहेगी कि रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझ आए। तो शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। चलिए इंट्रोडक्शन सेक्शन से ही शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि पूर्व वैदिक काल के लिए हमारे पास लिखित स्रोत बहुत कम है ना? बिल्कुल सही। हमें काफी हद तक पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता है। और पुरातत्व हमें क्या दिखाता है? एक क्रम दिखता है। पहले पुरापाषाण काल के शिकारी संग्राहक, फिर नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल के खाद्य उत्पादक, गांव बसाने वाले लोग। हाँ, और फिर आती है सिंधु घाटी सभ्यता, एक विकसित शहरी समाज, बड़े शहर, पक्की ईंटें, योजनाबद्ध नगर। लेकिन साथ ही छोटे घर भी थे। समाज में शायद कुछ स्तर तो थे ही। लेकिन जो बात चौंकाती है वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन। उसके बाद, जैसा कि सोर्स कहता है, लगभग 1500 साल का एक लंबा अंतराल आता है जब तक कि दोबारा शहरीकरण नहीं होता। हाँ, ये बहुत लंबा गैप है। सोचिए, एक पूरी विकसित शहरी सभ्यता गायब हो जाती है और फिर से शहरों को पनपने में 1500 साल लग जाते हैं। ये क्यों हुआ? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। सही कहा। खैर, इस गैप के बाद हम आते हैं ऋग्वैदिक काल पर। इसे ट्राइबल एंड पैस्टोरल फेज कहा गया है। हाँ, हमारा मुख्य स्रोत है ऋग्वेद। और खास बात यह है कि ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से पशुचारक यानी पैस्टोरल होने के बावजूद भाषा और विचारों में बहुत उन्नत था। ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई। तो समाज की प्रकृति कैसी थी? सोर्स कहता है सेमी नोमैडिक और पैस्टोरल। मतलब ये कि वो पूरी तरह एक जगह टिककर नहीं रहते थे, अर्धघुमंतु थे, और उनका जीवन पशुओं, खासकर मवेशियों के इर्द गिर्द घूमता था। गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। हाँ, गाय तो धन का प्रतीक ही। कई शब्द इसी से जुड़े हैं, जैसे दुहित्री, बेटी के लिए शब्द जिसका मतलब है गाय दूहने वाली। बिल्कुल। और गोमत, यानी जिसके पास बहुत गायें हों वो अमीर माना जाता था। गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। इससे पता चलता है कि लड़ाइयां अक्सर मवेशियों के लिए होती थीं। घोड़ों का भी जिक्र है, उनका क्या महत्व था? घोड़े रथों में इस्तेमाल होते थे, युद्ध और गति के लिए जरूरी थे, लेकिन मुख्य आधार पशुपालन ही था। कृषि यानी खेती का महत्व इस समय कम था, गौण थी वो। और सामाजिक संरचना, सोर्स कहता है कि ये काफी हद तक समतावादी, इगैलिटेरियन थी, पर पूरी तरह नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि समाज में बहुत ज्यादा ऊंच नीच या वर्ग भेद नहीं था, जैसा बाद में आया। लेकिन हाँ, मुखिया या राजा का पद उभर रहा था। उसे युद्ध में जीती हुई लूट का बड़ा हिस्सा मिलता था। और बलि का भी जिक्र है, ये क्या थी? शुरू में बलि एक तरह की स्वैच्छिक भेंट थी जो कबीले के लोग या हारे हुए दुश्मन अपने मुखिया को देते थे। मुखिया इस लूट और बलि को अपने साथियों में बांटता था ताकि उनकी वफादारी बनी रहे। ये एक तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। पुजारियों की भूमिका भी उभर रही थी। हाँ, पुजारी यज्ञ करवाते थे और उन्हें भी दान दक्षिणा का अच्छा हिस्सा मिलता था, खासकर उनके संरक्षकों यानी राजाओं या अमीरों की तरफ से। ऋग्वेद में एक जगह देवता से प्रार्थना की गई है कि धन सिर्फ पुजारियों, राजकुमारों और यज्ञ करने वालों को ही मिले। ये दिखाता है कि असमानता धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन आम लोगों का क्या?
क्या उन्हें कुछ नहीं मिलता था? नहीं, ऐसा नहीं है। लूट का अंश या भाग सभाओं या विधत जैसी फोक गैदरिंग्स में बांटा जाता था। आम लोग मुखिया को उसकी सैनिक योग्यता और सेवाओं के बदले स्वेच्छा से ये हिस्सा देते थे। एक तरह का आपसी लेन देन था। और सोर्स ये भी कहता है कि कोई बड़ा सेवक वर्ग नहीं था, शूद्र वर्ण का जिक्र नहीं है। बिल्कुल, ऋग्वैदिक काल में शूद्र वर्ण जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। हाँ, घरों में काम करने वाले दास दासियां रहे होंगे, लेकिन एक बड़े पैमाने पर निर्भर सेवक वर्ग नहीं था। समाज ज्यादातर कबीलाई रिश्तों पर आधारित था। तो ये तो हुई ऋग्वैदिक काल की बात। अब आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ द अपर ऑर्डर्स। हाँ, ये वो दौर है जब आर्य लोग पंजाब से पूर्व की ओर गंगा यमुना दोआब यानी पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़े। और सबसे बड़ा बदलाव था जीवन शैली में। क्या बदलाव? वो पशुचारण से हटकर स्थायी कृषि की ओर बढ़े, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। और पुरातत्व भी इस बात की पुष्टि करता है। हमें ऐसी बस्तियां मिली हैं जहां लोग लगातार 2-3 सदियों तक बसे रहे हैं। मतलब अब वो टिक कर खेती करने लगे थे। और इस स्थायी जीवन और कृषि से राजनीतिक बदलाव भी आए होंगे? बिल्कुल, अब कबीलाई सरदारी की जगह क्षेत्रीय राज्य या चीफडम्स उभरने लगे। जनजातियां अब किसानों और कारीगरों में बदलने लगी। मतलब अब पहचान इलाके से जुड़ने लगी। और आर्थिक रूप से वो जो बलि थी उसका क्या हुआ? बलि अब ज्यादा नियमित हो गई और शायद कम स्वैच्छिक। ये एक तरह का नियमित कर या ट्रिब्यूट बनने लगी जो किसान और कारीगर अपने शासक को देते थे। शासक वर्ग भी मजबूत हो रहा था। हाँ, राजकुमार या राजा अब बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। वो पुजारियों को बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा देते थे। यहीं से हमें आगे आने वाले भूमि अनुदानों की झलक मिलती है। और समाज का ढांचा कैसे बदल रहा था? किसान अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि कारीगरों जैसे लोहार, रथ बनाने वाले, बढ़ई का भी पेट पाल रहे थे। और ये कारीगर किसकी सेवा कर रहे थे? उभरते हुए योद्धा वर्ग यानी क्षत्रियों की। लेकिन क्या ये व्यवस्था पूरी तरह विकसित हो गई थी? मतलब व्यापार, शहर, मुद्रा? नहीं, अभी नहीं। व्यापार और नगर अभी भी अविकसित थे। धातु के सिक्के यानी मेटल मनी का कोई ज्ञान नहीं था। लेन देन ज्यादातर वस्तु विनिमय यानी बार्टर से होता होगा। और लोहे का इस्तेमाल? आयरन एज तो शुरू हो गया था, है ना? हाँ, आयरन एज शुरू हो रहा था, पर अभी शैशवावस्था में था। लोहे का इस्तेमाल होता था, पर बहुत सीमित। शायद कुछ हथियार बनते हों, लेकिन खेती में इसका व्यापक उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ था। प्रशासन और सेना का क्या स्वरूप था? क्या कोई प्रोफेशनल आर्मी थी? नहीं, अभी भी कोई पेशेवर सेना या नियमित कर प्रणाली नहीं थी। संरचना ज्यादातर रिश्तेदारी पर आधारित थी। कबीले के लोग, जिन्हें विश कहा जाता था, वही जरूरत पड़ने पर सेना का काम करते थे। किसान ही असल में बल थे। अच्छा, तो मतलब राजा अपनी सेना के लिए कबीले के लोगों पर ही निर्भर था? हाँ, बिल्कुल। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, तो उसकी रक्षा का जिम्मा क्षत्रिय राजकुमारों के साथ साथ विश यानी आम कबीलाई लड़ाकों पर भी होता था। और समाज में जो वर्ग उभर रहे थे, योद्धा और किसान, उनके बीच रिश्ते कैसे थे? धीरे धीरे एक अधीनता का भाव आ रहा था। कई यज्ञ और अनुष्ठान ऐसे थे जो वैश्यों यानी किसानों और आम लोगों की योद्धा कुलीनों यानी क्षत्रियों के प्रति अधीनता पर जोर देते थे। लेकिन ये बदलाव बहुत धीमा था। एक विरोधाभास का भी जिक्र है यज्ञों में पशु बलि और कृषि की जरूरत के बीच। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक तरफ बड़े बड़े यज्ञों में हजारों मवेशियों, खासकर बैलों की बलि दी जा रही थी। दूसरी तरफ खेती के लिए बैल सबसे जरूरी जानवर थे। ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन था। तो क्या राजाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो कृषि को बढ़ावा दें? हाँ, उनसे ये अपेक्षा थी। और शुरू में वैश्य, किसान और राजन्य योद्धा वर्ग के बीच का अंतर शायद बहुत ज्यादा नहीं था। शासक वर्ग अपनी सैनिक शक्ति के लिए किसानों पर यानी विश पर निर्भर था। मतलब राजा अभी भी पूरी तरह निरंकुश नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को भूमि देनी भी होती थी तो उसके लिए कबीले की सहमति जरूरी होती थी। इससे पता चलता है कि शक्ति का अंतर था, पर अभी सीमित था। राजा की शक्ति पर अंकुश थे। तो ये था उत्तर वैदिक काल, जहां कृषि मुख्य हो गई, क्षेत्रीय राज्य उभरे और वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ने लगी। अब आते हैं अगले चरण पर, द वर्ना सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट। हाँ,
और ये चरण 3 प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो लगभग एक साथ चल रही थीं, आर्यकरण, लौहकरण और शहरीकरण। अच्छा, इन तीनों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले आर्यकरण। आर्यकरण का मतलब है आर्य संस्कृति और भाषा का फैलाव। इसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली जैसी भाषाओं का प्रसार हुआ, समाज में उच्च वर्णों का प्रभुत्व स्थापित हुआ और इसी प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई, उनकी अधीनता बढ़ी। आर्य शब्द का प्रयोग किन के लिए होता था? आर्य शब्द का प्रयोग आमतौर पर पहले 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए होता था। शूद्रों या दासों को इससे बाहर रखा जाता था। इस प्रक्रिया में कई गैर आर्य जनजातियों को भी धीरे धीरे इस व्यवस्था में शामिल कर लिया गया, अक्सर निचले पायदान पर। ठीक है। दूसरी प्रक्रिया लौहकरण, आयरनाइजेशन। इसका क्या असर हुआ? ये शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था। लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद लोहे का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा। कुल्हाड़ियां बनी जिनसे गंगा घाटी के घने जंगल साफ करना आसान हुआ। लोहे के फाल वाले हल बने जिससे गहरी जुताई संभव हुई और खेती में क्रांति आ गई। फसल का उत्पादन यानी अधिशेष, सरप्लस बहुत बढ़ गया। और इस कृषि क्रांति का असर बाकी चीजों पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। कृषि अधिशेष से शिल्पों को बढ़ावा मिला क्योंकि अब लोग सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं थे। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, कई तरह के शिल्प पनपे। बस्तियों का आकार बढ़ा। लोहे के हथियारों से सेनाएं ज्यादा शक्तिशाली हुईं, जिससे राज्यों का विस्तार हुआ और ज्यादा उत्पादन का मतलब था राजा के लिए ज्यादा टैक्स यानी राजकोष भरा। वैदिक काल के सीमित लौह उपयोग से ये कितना अलग था? हाँ, बहुत अलग। 500 ईसा पूर्व के बाद हमें उत्तर भारत में, खासकर गंगा घाटी में, ढेरों ग्रामीण और शहरी बस्तियां मिलती हैं। बड़े बड़े महाजनपद बने, जैसे मगध, जो बहुत शक्तिशाली राज्य था। ये सब लोहे के व्यापक इस्तेमाल के बिना संभव नहीं था। और तीसरी प्रक्रिया शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। ये सीधे तौर पर लौहकरण और कृषि अधिशेष से जुड़ी थी। जब गांव जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करने लगे तो उस अधिशेष ने व्यापार को बढ़ावा दिया और गैर कृषि आबादी का भरण पोषण संभव बनाया। इसी से धीरे धीरे कस्बे और शहर विकसित हुए। ये भारत का दूसरा शहरीकरण था हड़प्पा के बाद। तो इन तीनों प्रक्रियाओं आर्यकरण, लौहकरण, शहरीकरण ने मिलकर एक नए समाज और राज्य व्यवस्था को जन्म दिया। और यहीं पर वर्ण व्यवस्था की भूमिका आती है। एकदम सही। अब उत्पादन की तकनीकें वैदिक युग से कहीं बेहतर थीं। अधिशेष ज्यादा था, राज्य ज्यादा शक्तिशाली थे और जमीन पर कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग भी करते थे। उत्पादन के लिए श्रम कहाँ से आता था? दासों और भाड़े के मजदूरों, कर्मकारा का इस्तेमाल होता था। हमें अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजकीय फार्मों पर दास और कर्मकारों के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। छोटे किसान भी जरूरत पड़ने पर मजदूर रखते थे। और इस बढ़ते अधिशेष को इकट्ठा करने और राज्य चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। यहीं पर राज्य और वर्ण व्यवस्था का गठजोड़ काम आया। राजा ने टैक्स वसूलने के लिए अधिकारी नियुक्त किए। लोगों को समझाया गया या कहें कि बाध्य किया गया कि वो राजा की आज्ञा माने, नियमित रूप से टैक्स दें और उपहार भी दें। और वर्ण व्यवस्था ने इसे एक वैचारिक आधार दिया, आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। हाँ, वर्ण व्यवस्था ने समाज को 4 मुख्य वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक, क्षत्रिय, शासक, योद्धा, वैश्य, किसान, व्यापारी, कारीगर और शूद्र, सेवक। हर वर्ण के अपने कर्तव्य या धर्म बताए गए। इस व्यवस्था में पदानुक्रम यानी हायरार्की तो साफ थी। बहुत साफ। पहले 3 वर्णों को द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न कहा गया, जिन्हें उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण और वेद पढ़ने का अधिकार था। शूद्रों और महिलाओं को इससे वंचित रखा गया। शूद्रों का मुख्य कर्तव्य बाकी 3 वर्ण की सेवा करना बताया गया। कुछ धर्मशास्त्र तो दासता को सिर्फ शूद्रों के लिए ही सीमित करते हैं। मतलब एक तरह से द्विज नागरिक सिटीजन्स थे और शूद्र गैर नागरिक नॉन सिटीजन्स। कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। अधिकारों के मामले में द्विज वर्णों के अंदर भी भेद थे। ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती थी कि वो हल चलाने या शारीरिक श्रम जैसे काम न करें। यहीं से हमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की अवधारणा के शुरुआती बीज दिखते हैं, उन कामों से जुड़े लोगों के प्रति जो अपवित्र माने जाते थे। वैश्यों की क्या भूमिका थी? वैश्य समाज के मुख्य उत्पादक और करदाता, प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स थे।
किसान, व्यापारी, कारीगर ज्यादातर इसी वर्ण में आते थे। और क्षत्रिय? क्षत्रियों का काम था शासन करना, रक्षा करना। वो किसानों से टैक्स वसूलते थे, व्यापारियों और कारीगरों से चुंगी लेते थे। इसी आय से वो पुजारियों को दान देते थे और अपने कर्मचारियों को वेतन देते थे। ब्याज दरों में भी वर्ण के आधार पर फर्क था, ये सोर्स में मेंशन्ड है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्याज की दरें अलग अलग थीं। ब्राह्मण से 2%, क्षत्रिय से 3%, वैश्य से 4% और शूद्र से 5% प्रति माह लिया जा सकता था। ये साफ तौर पर सामाजिक ऊंच नीच को दिखाता है। लेकिन क्या ये नियम हमेशा और हर जगह ऐसे ही लागू होते थे? देखिए, धर्मशास्त्र के नियम ज्यादातर निर्देशात्मक, प्रिस्क्रिप्टिव थे। वो एक आदर्श स्थिति बताते थे। असलियत में कितना पालन होता था, ये जगह और समय के हिसाब से बदलता होगा। लेकिन हाँ, ये उस समय के सामाजिक आदर्शों और शक्ति संतुलन को जरूर दर्शाते हैं। इस व्यवस्था में एक तरह की परस्पर निर्भरता भी थी, है ना? पुजारी और योद्धा वर्ग किसानों और कारीगरों पर निर्भर थे। बिल्कुल। बिना वैश्यों के उत्पादन और टैक्स के न तो ब्राह्मणों का काम चलता, न क्षत्रियों का शासन। ये तीनों वर्ण शूद्रों की सेवाओं पर भी निर्भर थे। तो क्या इनमें कभी टकराव नहीं होता था? टकराव भी होते थे। समाज में जो भी अतिरिक्त धन, सोशल सरप्लस पैदा होता था, उसके बंटवारे को लेकर झगड़े होना स्वाभाविक था। हमें ग्रंथों में ब्राह्मणों के बढ़ते अहंकार के प्रति क्षत्रियों के विरोध के उदाहरण मिलते हैं। बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों को चुनौती दी। लेकिन फिर भी व्यवस्था चलती रही। सोर्स में एक कोट है कि क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना और ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना समृद्ध नहीं हो सकते, दोनों मिलकर ही राज कर सकते हैं। हाँ, ये बात उस समय के शक्ति संतुलन को अच्छे से बताती है। दोनों उच्च वर्णों को एक दूसरे की जरूरत थी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। ब्राह्मण वैचारिक समर्थन देते थे, क्षत्रिय राजनीतिक और सैनिक शक्ति। ये गठजोड़ काफी समय तक चला। तो ये वर्ण व्यवस्था जो लोहे के इस्तेमाल और कृषि अधिशेष के साथ मजबूत हुई, कब तक प्रभावी रही? सोर्स अगला सेक्शन इसी पर है, सोशल क्राइसिस एंड द राइज ऑफ द लैंडेड क्लासेस। हाँ, ये वर्ण आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बुद्ध काल से लेकर लगभग गुप्त काल तक, यानी कई सदियों तक काफी अच्छी तरह से काम करती रही। खासकर गंगा के मैदानों में पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में जब व्यापार और शहरीकरण अपने चरम पर था, ये व्यवस्था भी अपने शिखर पर थी। लेकिन फिर संकट आया। सोर्स में कलियुग का जिक्र है। बिल्कुल। लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद के ग्रंथों, खासकर पुराणों में कलियुग के लक्षणों का वर्णन मिलता है। और इसका एक मुख्य लक्षण बताया गया है वर्ण संकर, यानी वर्णों का आपस में मिल जाना, उनका घालमेल हो जाना। इसका मतलब क्या था व्यवहार में वर्ण संकर का? इसका मतलब था कि जो स्थापित सामाजिक व्यवस्था थी वो टूटने लगी थी। पुराणों के अनुसार वैश्यों ने टैक्स देने से इनकार करना शुरू कर दिया और शूद्रों ने सेवा करने और खेती जैसे काम करने से। वर्णों के बीच विवाह और खानपान की जो सीमाएं थीं वो टूटने लगीं। एक तरह से सामाजिक अराजकता की स्थिति बताई गई है। ये तो राज्य के लिए बड़ा संकट रहा होगा। उनकी आय और व्यवस्था दोनों खतरे में थे। हाँ, बिल्कुल। और राज्य की प्रतिक्रिया क्या थी? जोर दिया गया दंड पर, यानी बल प्रयोग पर। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ राजा के कर्तव्य पर जोर देते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था को कड़ाई से लागू करे और सबको अपने अपने धर्म का पालन करवाए। लेकिन क्या सिर्फ बल प्रयोग काफी था इस संकट से निपटने के लिए? तो एक और शायद ज्यादा प्रभावी समाधान निकाला गया, भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स का। भूमि अनुदान ये क्या था और ये संकट का समाधान कैसे बना? इसमें राज्य ने टैक्स सीधे किसानों से वसूलने की बजाय उस टैक्स को वसूलने का अधिकार या कभी-कभी पूरी जमीन ही पुजारियों, मठों, मंदिरों, सैनिक प्रमुखों और अधिकारियों को देना शुरू कर दिया। ये अनुदान उनकी सेवाओं या रखरखाव के बदले में दिए जाते थे। अच्छा, पर इसे संकट कैसे हल हुआ? इसके पीछे क्या कारण थे? इसके कई फायदे दिखे। एक तो राज्य के लिए दूर दराज के इलाकों से सीधे टैक्स वसूलना मुश्किल और खर्चीला होता था। अनुदान देने से ये जिम्मेदारी अनुदान पाने वाले पर आ गई। इससे राजकोषीय और प्रशासनिक समस्याएं कुछ हद तक सुलझीं। और कोई कारण? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था नए इलाकों में राज्य का प्रभाव और कृषि का विस्तार करना। ये अनुदान अक्सर पिछड़े या जनजातीय इलाकों में दिए जाते थे,
ब्राह्मण अनुदान प्राप्तकर्ता वहां जाकर बसते थे, वो खेती करवाते थे, स्थानीय लोगों को खेती के तरीके सिखाते थे, आयुर्वेद जैसी चीजें लाते थे, संस्कृत या प्राकृत में लिखना पढ़ना सिखाते थे। तो इससे वो इलाके मुख्य धारा में शामिल होते थे। बिल्कुल, इससे उन इलाकों का आर्यीकरण होता था और वो राज्य की व्यवस्था से जुड़ जाते थे। जो आदिवासी या स्थानीय किसान थे, उन्हें धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया जाता था, अक्सर शूद्र किसान के रूप में। इस तरह भूमि अनुदानों ने कृषि और अनुशासन फैलाकर पिछड़े क्षेत्रों को एकीकृत करने में मदद की। ये लैंड ग्रांट्स वाला पॉइंट तो यूपीएससी के लिए वाकई सुपर इंपॉर्टेंट लगता है। फ्यूडलिज्म की जड़ें यहीं दिख रही हैं। एकदम सही कहा। ये भूमि अनुदान ही भारतीय सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की नींव बने। इसके परिणाम क्या हुए? समाज पर क्या असर पड़ा? पहला परिणाम तो ये हुआ कि सभ्यता और राज्य का प्रभाव दक्षिण और पूर्व की ओर फैला। दूसरा, वैश्य वर्ण की स्थिति, खासकर जो स्वतंत्र किसान थे, वो गुप्त काल के बाद कमजोर होती गई, क्योंकि अब जमीन पर उनका सीधा नियंत्रण कम हो गया और बिचौलिए यानी अनुदान पाने वाले आ गए। और वैश्य और शूद्र के बीच का अंतर? वो भी कम होने लगा, कम से कम आर्थिक और सामाजिक स्तर पर। दोनों ही ज्यादातर जमीन पर काम करने वाले या छोटे कारीगर बन गए, जिनके ऊपर एक नया वर्ग बैठ गया था। और वो नया वर्ग कौन था? वही जिन्हें हम भूस्वामी वर्ग, लैंडेड क्लास या सामंत, लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। ये वो लोग थे जिन्हें भूमि अनुदान मिले थे और जो अब सीधे किसानों की उपज के एक बड़े हिस्से पर जीते थे। ये जमीन पर खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि किसानों से करवाते थे और उनसे लगान वसूलते थे। दिस इज द बर्थ ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का जन्म। महिलाओं की स्थिति पर इसका क्या असर हुआ? उच्च वर्गों में, यानी इन नए भूस्वामी और लड़ाकू वर्गों में, महिलाओं की स्थिति और खराब हुई। संपत्ति पर उनका अधिकार लगभग खत्म हो गया, उन्हें घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया गया। सती प्रथा जैसी कुरीतियां, खासकर राजपूतों जैसे योद्धा कुलीनों में ज्यादा आम हो गईं। और निम्न वर्ग की महिलाओं का क्या? निम्न वर्गों की महिलाओं को शायद आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने और पुनर्विवाह वगैरह की थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता थी, क्योंकि उन्हें घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था। लेकिन कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक ढांचा तो मजबूत ही हुआ। तो ये पूरी कहानी है सामाजिक बदलावों की, आदिवासी समाज से सामंती समाज तक। अब अगर हम समरी और क्रोनोलॉजी सेक्शन को देखें तो ये इन्हीं चरणों को दोहराता है। हाँ, सोर्स का सारांश इन्हीं मुख्य चरणों को बताता है। शिकारी संग्राहक से खाद्य उत्पादक, फिर हड़प्पा का शहरीकरण, फिर ऋग्वैदिक पशुचारण, फिर उत्तर वैदिक कृषि और वर्ण की शुरुआत, फिर लोहे के साथ वर्ण व्यवस्था का मजबूत होना और शहरीकरण, फिर कलयुग का संकट और अंत में भूमि अनुदानों से सामंतवाद का उदय। और जो कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी दी गई है वो भी इन्हीं घटनाओं से जुड़ती हैं। जैसे लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक प्रयोग और वर्ण व्यवस्था का मजबूत होना। बिल्कुल। फिर 500 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में स्थायी बस्तियों का बसमा, पहली दूसरी सदी ईस्वी में व्यापार और शहरीकरण का शिखर, और फिर तीसरी चौथी सदी ईस्वी में कलयुग का संकट और वर्ण संकर की अवधारणा। और उसके बाद 5वीं छठी सदी ईस्वी और उसके आगे बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान और जमींदार वर्ग यानी सामंतवाद का उदय। ये तिथियां और घटनाएं एक क्रम में देखना बहुत जरूरी है। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि भारतीय समाज कभी स्थिर नहीं रहा, लगातार बदलाव होते रहे और हर बदलाव अगले बदलाव की नींव रखता गया। बिल्कुल, ठहराव नहीं बल्कि निरंतर परिवर्तन ही प्राचीन भारतीय समाज की कहानी है। तो दोस्तों, ये थी चैप्टर 32 सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस पर हमारी काफी विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि आपको ये सामाजिक विकास यात्रा समझ आई होगी। अब मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं? लेट्स समराइज क्विकली। पहला, प्राचीन भारतीय समाज स्थिर नहीं था, ये कई चरणों से गुजरा। शिकारी संग्राहक, कृषक, शहरी हड़प्पा, पशुचारक, ऋग्वैदिक, कृषि प्रधान, उत्तर वैदिक, वर्ण आधारित और फिर सामंती। दूसरा, ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से पशुचारक और अर्धघुमंतु था। गाय का बहुत महत्व था और समाज काफी हद तक समतावादी था, हालांकि मुखिया और पुजारी उभर रहे थे। तीसरा, उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य आधार बनी, स्थायी बस्तियां बसीं, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और यहीं पर वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी। चौथा, लोहे का व्यापक प्रयोग यानी आयरनाइजेशन एक क्रांति लेकर आया। इसने कृषि, शिल्प और राज्य निर्माण को बदल दिया,
जिससे वर्ण व्यवस्था और शहरीकरण को मजबूती मिली। 5वां, वर्ण व्यवस्था ने उत्पादन और शासन का एक ढांचा प्रदान किया। इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय शासक वर्ग थे, वैश्य मुख्य उत्पादक और करदाता थे, और शूद्र सेवा प्रदाता। छठा, लगभग 3री सदी ईस्वी के बाद सामाजिक संकट आया, जिसे कलियुग या वर्ण संकर कहा गया। इससे निपटने के लिए राज्य ने बल प्रयोग के साथ साथ भूमि अनुदान लैंड ग्रांट्स की नीति अपनाई। और 7वां, इन्हीं भूमि अनुदानों ने सामंतवाद फ्यूडलिज्म को जन्म दिया। एक नया जमींदार वर्ग उभरा जो किसानों की उपज पर जीता था। इससे वैश्यों की स्थिति कमजोर हुई और समाज का ढांचा फिर बदला। तो ये था चैप्टर 32 का हमारा गहरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको हर पहलू हर बारीकी समझ आई होगी। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये चैप्टर सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। ये भारतीय समाज की जड़ों को समझने की कुंजी है। बिल्कुल, इसकी समझ आपको यूपीएससी मेंस में सोशल इश्यूज, पॉलिटी, हिस्ट्री मतलब सब जगह काम आएगी। और जीवन में भी समाज कैसे विकसित हुआ ये समझना एक बेहतर नजरिया देता है। कॉन्सेप्ट्स थोड़े गहरे हैं, इसमें कई परतें हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इसे एक बार फिर से सुने, जरूरत लगे तो पॉज करें, अपने नोट्स बनाएं। हाँ, रीलिस्निंग से चीजें और साफ होंगी। और अगर आपको ये डीप डाइव, ये विस्तृत चर्चा पसंद आई तो प्लीज सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, या कोई सवाल हो तो वो भी पूछें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगला सेशन मिस ना हो। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस लाने के लिए मोटिवेट करता है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे तकनीक जैसे लोहा और प्रशासनिक जरूरतें जैसे भूमि अनुदान पूरे सामाजिक ढांचे को बदल सकती हैं। क्या आज के दौर में टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन जैसी ताकतें भी हमारे समाज में इसी तरह के बुनियादी बदलाव ला रही हैं? सोचेगा जरूर। बहुत अच्छा पॉइंट। तो इसी विचार के साथ आज के लिए इजाजत लेते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।